अकबर बीरबल की कहानी पैसे की थैली किसकी। पहला दृश्य शाही दरबार में शिकायत। एक दिन की बात है। सुबह सुबह दरबार में दो व्यक्ति उपस्थित हुए। एक था साधारण से कपड़े पहने गरीब किसान, नाम था हरिदास। दूसरा था धनाढ्य व्यापारी, नाम था सेठ विजयदास। दोनों की आंखों में क्रोध और मन में एक दूसरे के प्रति कटुता थी। हरिदास ने सम्राट अकबर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने सड़क पर एक थैली पाई जिसमें चांदी के सिक्के थे। मैं ईमानदारी से वह थैली लेकर चौकी पर गया ताकि असली मालिक को मिल सके। तभी यह सेठ विजयदास वहां आया और कहने लगा कि थैली उसी की है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरी नहीं, किसी और की भी नहीं है। यह सेठ झूठ बोल रहा है। सेठ विजयदास ने तुरंत विरोध जताया, महाराज, यह झूठा आदमी मेरी थैली लेकर मुझे लूटना चाहता है। वह थैली मेरे द्वारा कल गिरा दी गई थी। उसमें 100 चांदी के सिक्के हैं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे। कोई साक्ष्य नहीं था, कोई गवाह नहीं। अकबर बोले, यह एक पेचीदा मामला है। इसे सुलझाने के लिए हमें बीरबल की आवश्यकता है। दूसरा दृश्य, बीरबल का आगमन। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। कुछ ही समय में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने स्थिति को जाना, उन्होंने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा। बीरबल बोले, सेठ विजयदास, क्या आप कह सकते हैं कि थैली आपकी ही है? क्या आप उसमें रखे सिक्कों की संख्या, उनका प्रकार या कोई विशेष चिन्ह बता सकते हैं? विजयदास बोला, हाँ बीरबल जी, उसमें 100 चांदी के सिक्के हैं। सब नए हैं और उस थैली पर लाल रंग की कढ़ाई है। बीरबल ने हरिदास से पूछा, क्या आपने थैली में झांका? हरिदास बोला, नहीं हुजूर। मैंने जैसे ही वह थैली देखी, उसे उठाया और सीधे सिपाही को दे दी। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। बीरबल ने दरबारी सिपाही को बुलाया जिसने थैली जमा की थी। वह सिपाही थैली लेकर आया और बीरबल को दी। बीरबल ने थैली खोली और गिना, उसमें 85 चांदी के सिक्के थे। बीरबल मुस्कराए और बोले, सेठ विजयदास, आपने कहा था कि थैली में 100 सिक्के थे, जबकि इसमें केवल 85 हैं। यह कैसे? सेठ थोड़ा घबराया, शायद यह हरिदास ने कुछ सिक्के निकाल लिए होंगे। हरिदास गुस्से से बोला, मैंने कुछ नहीं निकाला महाराज। आप थैली की जांच कर सकते हैं। बीरबल बोले, थैली की सिलाई कसी हुई है। सिक्के निकालना बिना तोड़े असंभव है। यह थैली किसी और की है, न आपकी न हरिदास की। अकबर मुस्कराए, तो इसका क्या समाधान है? बीरबल बोले, सम्राट, अगर यह थैली सेठ विजयदास की होती तो वह इसकी स्थिति ठीक ठीक बता पाता। लेकिन वह तो सिक्कों की संख्या भी नहीं जानता। इससे स्पष्ट है कि विजयदास झूठ बोल रहा है। तीसरा दृश्य, बीरबल की अगली चाल। अब प्रश्न उठा, अगर यह थैली न हरिदास की है न विजयदास की, तो किसकी है? बीरबल बोले, इस थैली को शहर के चौराहे पर 1 सप्ताह तक टांगा जाए और उसके नीचे यह बोर्ड लगाया जाए, जिसकी यह थैली हो वह प्रमाण सहित दरबार में आए। अकबर ने सहमति दी। आदेश जारी हुआ। थैली एक कांच के डिब्बे में रख दी गई और उसके नीचे सूचना लगा दी गई। हरिदास को दरबार ने इनाम दिया, ईमानदारी का प्रतीक मानते हुए। चौथा दृश्य, असली मालिक का आगमन। 4 दिन बीते। 5वें दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में आया, नाम था माधवदास। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपते हुए बोला, महाराज, यह थैली मेरी है।
मैं अपने बेटे की दवाई लेने आया था और रास्ते में यह थैली गिर गई। उसमें 85 चांदी के सिक्के थे। हर सिक्के पर मेरे नाम का छोटा सा निशान है। अक्षर खुदा हुआ है। बीरबल ने थैली से कुछ सिक्के निकाले और बारीकी से देखा। सचमुच हर सिक्के पर लिखा था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह थैली माधवदास की ही है और विजयदास झूठा है। अकबर ने विजयदास को दंड दिया। झूठ बोलने और चोरी का झूठा आरोप लगाने पर 1 महीने की कारावास और 100 स्वर्ण मुद्राओं का दंड। हरिदास को महाराज ने इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और बीरबल की प्रशंसा की। 5वां दृश्य, सेठ की सच्चाई सामने। कारावास में विजयदास टूट गया। उसने जेल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने थैली पर झूठा दावा किया था क्योंकि उसे बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेनी थी। बीरबल को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अकबर से आग्रह किया कि विजयदास को माफ कर दिया जाए, परंतु उसे यह शपथ लेनी होगी कि वह आगे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी। विजयदास को रिहा किया गया। 6ठा दृश्य, न्याय की विजय। अकबर ने दरबार में कहा, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और न्याय को छुपाया नहीं जा सकता। ईमानदार व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, समय पर उसे न्याय अवश्य मिलता है और झूठे व्यक्ति की पोल खुलती ही है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, न्याय की कुंजी सत्य और विवेक में छिपी होती है। यदि मन निर्मल हो तो हर उलझन सुलझ सकती है। उपसंहार। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हरिदास गरीब था, पर उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया। 2. झूठ की पोल खुलती ही है। विजयदास जैसे चालाक लोग भी बीरबल की न्यायप्रियता से नहीं बच सकते। 3. बीरबल की बुद्धि और निरीक्षण शक्ति अतुल्य थी। उन्होंने एक साधारण से विवाद को बड़े ही चतुराई से सुलझाया और सभी को न्याय दिलाया। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और गूंगे का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं में चतुराई, न्याय और हास्य का प्रतीक मानी जाती है। बीरबल की तीव्र बुद्धि ने न केवल राजदरबार की समस्याओं को हल किया बल्कि आम जनता के मन में भी उन्हें आदर दिलाया। प्रस्तुत कहानी बीरबल और गूंगे का रहस्य एक विचित्र घटना और उसमें छिपे एक गहरे रहस्य पर आधारित है, जिसमें बीरबल की चतुराई फिर एक बार सब पर भारी पड़ती है। प्रथम दृश्य, राजदरबार में रहस्यमयी व्यक्ति। एक दिन सुबह की दरबार की सभा चल रही थी। सेनापति सैन्य स्थितियों की रिपोर्ट दे रहा था। तभी एक सिपाही तेजी से भीतर आया और बोला, जहां पनाह, एक व्यक्ति है जो कुछ बोल नहीं रहा, पर इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि उसे महाराज से अकेले में बात करनी है। अकबर ने कुछ सोचकर आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। थोड़ी ही देर में सिपाही एक अजीबोगरीब व्यक्ति को लेकर आया। वह फटेहाल था, पर उसकी आंखें तेज थीं। वह बोल नहीं पा रहा था, पर इशारे कर रहा था, जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हो। बीरबल ने ध्यान से देखा। वह आदमी बहुत ही सजग था और इशारों से कोशिश कर रहा था कि वह किसी षड्यंत्र या रहस्य की जानकारी देना चाहता है। अकबर ने इशारों को समझाने के लिए दरबार के विद्वानों को बुलवाया, पर कोई भी उस गूंगे व्यक्ति के इशारे नहीं समझ पाया। अब सबकी नजर बीरबल की ओर गई। द्वितीय दृश्य, बीरबल की दिलचस्प परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस गूंगे की बात समझ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। बीरबल उस व्यक्ति को पास ले गए।
और दोनों एकांत में बैठ गए। बीरबल ने धीरे धीरे उसके इशारों को समझना शुरू किया। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति न तो पागल है और न ही मूर्ख। यह जानबूझकर चुप है। इसका दावा है कि वह एक राजा का संदेशवाहक है और उसके पास एक बेहद गोपनीय सूचना है जो केवल आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। अकबर चौंक गए। किस राजा का संदेशवाहक है यह? बीरबल बोले, इसने इशारे में बताया कि यह कंधार से आया है और वहां का राजा शेरखान इसे एक विशेष संदेश के साथ आपके पास भेजा है। परंतु यह तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक इसे पूर्ण सुरक्षा और गोपनीयता न मिले। अकबर ने आदेश दिया कि व्यक्ति को राजमहल के एक विशेष कक्ष में रखा जाए और उसे पूर्ण सुरक्षा दी जाए। तृतीय दृश्य, बीरबल की परीक्षा शुरू। रात को बीरबल चुपचाप उस व्यक्ति से मिलने गए। उन्होंने उस गूंगे से सीधा प्रश्न किया, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम सच में कोई संदेशवाहक हो या कोई चाल चल रहे हो? गूंगा व्यक्ति मुस्कराया। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, वह बोल सकता था। बीरबल चौंक गए। तो तुम गूंगे नहीं हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे क्षमा करें जनाब, मैं गूंगा नहीं हूं, लेकिन मैंने यह रूप इसलिए अपनाया क्योंकि मेरी जान को खतरा था। मैं आगरा से ही हूं और मैं एक गुप्तचर हूं। मैंने नगर में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देखा है जिसमें कुछ दरबारी शामिल हैं। मैंने जान बचाने के लिए गूंगे का भेष धारण किया और सीधे बादशाह के पास पहुंचना चाहा। बीरबल गंभीर हो गए। बताओ, किस प्रकार का षड्यंत्र? गुप्तचर ने बताया, दरबार के ही कुछ मंत्री विदेशी साजिशकारों से मिलकर अकबर बादशाह को हटाने की योजना बना रहे हैं। वे आपके न रहने पर किसी और को सत्ता पर बैठाना चाहते हैं। मैंने इन्हें रंगे हाथों देखा है। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे, इसीलिए मैंने चुप्पी का रास्ता चुना। बीरबल ने पूरी जानकारी लिखवाई और अगली सुबह अकबर को सब कुछ बताया। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई जाए। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने उस गुप्तचर को वापस गूंगे के रूप में दरबार में पेश किया और घोषणा की कि यह गूंगा अगले 3 दिनों में इशारों के माध्यम से धीरे धीरे अपने रहस्य को उजागर करेगा। यह सुनते ही षड्यंत्रकारी दरबारियों में हलचल मच गई। वे सोचने लगे, कहीं यह व्यक्ति हमारी साजिश का भेद न खोल दे। उसी रात बीरबल ने नगर के चौकसी अधिकारियों को गुप्त आदेश दिए, यदि कोई इस गूंगे से संपर्क करने की कोशिश करे तो तुरंत सूचना दी जाए। पंचम दृश्य, भेद खुलता है। अगली रात 2 दरबारी चुपचाप उस कक्ष में पहुंचे जहां गूंगा व्यक्ति ठहराया गया था। वे उसे मारने की फिराक में थे, पर बीरबल और सिपाही पहले से ही वहां छिपे हुए थे। दरबारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके पास से कुछ खत और साजिश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने दोनों षड्यंत्रकारियों को पेश किया। उनके झूठ, छल और विश्वासघात का पर्दाफाश हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह साजिश कभी सामने न आती। तुमने न केवल एक गूंगे की भाषा समझी, बल्कि उसके भेष में छिपे सच्चे प्रहरी की बात भी पूरी सूझबूझ से बादशाह तक पहुंचाई। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है, अगर हम उसे ध्यान से सुन सकें। षष्ठ दृश्य, सच्चे गुप्तचर को सम्मान। बादशाह अकबर ने उस गुप्तचर को दरबार का स्थायी सदस्य बनाया और उसे राजप्रहरी की उपाधि दी। साथ ही बीरबल को विशेष पुरस्कार और गूंगे का रहस्य सुलझाने के लिए महाज्ञानी की उपाधि से नवाजा गया। उपसंहार, इस कहानी से क्या सीखें?
यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। एक, सत्य की पहचान शब्दों से नहीं, भावना और व्यवहार से होती है। बीरबल ने बिना एक शब्द सुने गूंगे के इशारों में छिपी सच्चाई जान ली। दो, चालाकी से साजिश करने वाले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई के सामने हार जाते हैं। दरबारियों की चाल को बीरबल ने सूझबूझ से मात दी। तीन, राजा को ऐसे मंत्री चाहिए जो संकट में भी विवेक न खोए। बीरबल का निर्णय समझदारी और साहस अनुकरणीय था। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि नीति, नैतिकता और न्याय की प्रेरणा स्रोत भी हैं। बीरबल की गहरी समझ, व्यावहारिकता और बुद्धि से हर जटिल समस्या का समाधान संभव हो जाता था। प्रस्तुत कहानी बीरबल और न्याय का तराजू एक ऐसे रहस्यपूर्ण न्याय विवाद पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से निर्दोष को न्याय और दोषी को दंड दिलाया। प्रथम दृश्य, न्याय की पुकार। एक दिन दरबार में एक अधेड़ उम्र की महिला नाम रतनबाई बिलखती हुई आई। वह फटे कपड़े में, सिर से पैर तक धूल से लथपथ थी। सिपाहियों ने उसे दरबार में रोकने की कोशिश की, पर उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी पुकार सुनिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे मेरी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। अकबर ने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोक दिया और रतनबाई को दरबार के मध्य आने की अनुमति दी। क्या हुआ है रतनबाई? विस्तार से बताओ, अकबर ने कोमल स्वर में कहा। रतनबाई ने बताया कि उसका 1 बीघा खेत गांव के बाहरी इलाके में है। वर्षों से वह वहां सब्जियां उगाकर गुजारा करती थी। पर हाल ही में गांव का सेठ हरनारायण, जो बहुत अमीर और प्रभावशाली है, यह दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। उस सेठ हरनारायण ने गांव के पटवारी को मिला लिया है और अब वे मिलकर मुझे इस बरन खेत से हटा रहे हैं। रतनबाई की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में सत्य और न्याय की आवश्यकता है, और इसके लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं। द्वितीय दृश्य, बीरबल का निरीक्षण। बीरबल को बुलवाया गया। उन्होंने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन दीजिए। मैं खुद उस गांव जाकर मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगले दिन बीरबल साधारण भेष में गांव पहुंचे। वे पहले सीधे खेत पर पहुंचे। खेत उपजाऊ था, उसमें ताजी पालक और मूली लगी हुई थी। खेत के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी, शायद रतनबाई की। बीरबल गांव के चबूतरे पर पहुंचे और वहां बैठकर लोगों से बातचीत करने लगे। उन्होंने चतुराई से गांव वालों से सेठ हरनारायण के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने कहा, सेठ जी बड़े दानी हैं, पर किसी से पंगा लेने से डरते नहीं। वो जो चाहें ले लेते हैं। एक वृद्ध किसान बोला, रतनबाई का खेत वही है जहां मूली की फसल होती है। मैं बचपन से देखता आया हूं कि वह खुद उस खेत में हल चलाती थी। बीरबल ने सब सुन लिया। उन्होंने तय कर लिया कि न्याय का पलड़ा किस ओर झुकेगा, यह अब केवल प्रमाण पर आधारित होगा, और उसके लिए चाहिए बुद्धि की तराजू। तृतीय दृश्य, दरबार में दो पक्ष। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में दोनों पक्षों को उपस्थित करवाया। एक ओर रतनबाई थी, बूढ़ी, कमजोर पर सत्य की शक्ति से भरी। दूसरी ओर था सेठ हरनारायण, मोटा, रेशमी वस्त्रों में लिपटा, सिर ऊंचा किए खड़ा। अकबर ने पूछा, सेठ हरनारायण, आप कैसे कहते हैं कि खेत आपका है? सेठ बोला, जहांपनाह, मेरे पिताजी ने वह जमीन 20 साल पहले खरीदी थी। मेरे पास उसके दस्तावेज भी हैं। पटवारी की मुहर लगी है। रतनबाई अवैध रूप से वहां रह रही है।
बीरबल बोले, और आप रतनबाई क्या कहती हैं? रतनबाई ने सादगी से कहा, हुजूर, मैंने उस खेत को अपनी माँ से पाया। हमने कभी किसी से खरीदा नहीं। वह जमीन सदियों से हमारी थी। मैंने खुद उसे जोता है, उसमें पसीना बहाया है। बीरबल ने कहा, इसमें सच क्या है, ये अब न्याय का तराजू ही बताएगा। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की तराजू परीक्षा। बीरबल ने दरबार के मुख्य प्रांगण में एक असली तराजू मंगवाया। फिर उन्होंने रतनबाई के खेत की मिट्टी और सेठ हरनारायण के अन्य खेत की मिट्टी मंगवाई। उन्होंने दोनों मिट्टियां तराजू के दो पलड़ों में रखीं और बोला, अब देखिए कौन सी मिट्टी भारी है। दरबार के सभी लोग अचंभित हो गए। ये कैसा न्याय था? मिट्टी की तौल से फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, इस तराजू की तौल बाहरी वजन नहीं, आंतरिक सत्य को पहचानती है। बीरबल ने दोनों मिट्टियों को ध्यान से सूंघा। फिर वे एक मूली लाए जो रतनबाई के खेत से लाई गई थी। मूली ताजी थी, परंतु उसमें कुछ खास खुशबू थी। बीरबल बोले, मैंने कल खेत देखा था। मूली बहुत गहरी जमीन में उग रही थी, इसका मतलब ये जमीन वर्षों से जुताई देख चुकी है। यदि सेठ हरनारायण का यह खेत होता तो वह उसमें मूली क्यों नहीं उगाते? और अगर उन्होंने 20 साल पहले यह खरीदी होती तो उन्होंने अब तक उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? सेठ हरनारायण चुप था। बीरबल ने फिर कहा, अब अंतिम परीक्षा होगी मिट्टी की। उन्होंने दो लोगों को आदेश दिया कि वे दोनों मिट्टियों को पानी में घोलें और देखें कि कौन सी मिट्टी गारा बनती है। गांव का मिस्त्री बोला, हुजूर, रतनबाई की मिट्टी में वर्षों की गोबर, राख और पत्तों की खाद मिली है। ये गारा बनाने लायक है। जबकि सेठ जी की मिट्टी कच्ची है, जैसे कभी इस्तेमाल ही न हुई हो। बीरबल बोले, साक्ष्य स्पष्ट हैं, रतनबाई वर्षों से इस खेत की सेवा कर रही है। उसके हाथों में उस मिट्टी की महक है। सेठ जी केवल कागजों से मालिक बनना चाहते हैं, परंतु जमीन केवल दस्तावेजों से नहीं, श्रम से जुड़ती है। पंचम दृश्य, न्याय की घोषणा। अकबर ने कुछ क्षणों तक चुप रहकर सोचा। फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारा तराजू सच्चे न्याय की कसौटी है। सेठ हरनारायण के कागज झूठे निकले। पटवारी को भी सजा दी जाएगी। रतनबाई को उसका खेत वापस दिया जाए और सम्मानपूर्वक। रतनबाई फूट फूट कर रो पड़ी, महाराज, मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मैं इस न्याय को याद रखूंगी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मिट्टी झूठ नहीं बोलती, जहां पसीना गिरा हो वहां अधिकार होता है। षष्ठ दृश्य, पाखंड का पर्दाफाश। अकबर ने आदेश दिया कि पटवारी को दरबार में बुलाया जाए। उसने कबूल किया कि उसने सेठ से पैसे लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उसे सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के लिए दंड स्वरूप 6 महीने की कारावास और सेवा से निष्कासन दिया गया। सेठ हरनारायण को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी और 2 बीघा जमीन गरीबों के कल्याण के लिए दान करनी पड़ी। उपसंहार। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सत्य की पहचान केवल कागजों से नहीं, कर्म और अनुभव से होती है। बीरबल ने जमीन की प्रकृति, फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की विशेषता देखकर सच पहचाना। 2. न्याय केवल कानून नहीं, विवेक और मानवता पर भी आधारित होना चाहिए। बीरबल ने केवल कानूनी कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी सच्चाई पर भरोसा किया। 3. ईमानदारी और मेहनत का मोल हमेशा सबसे ऊपर होता है। रतनबाई ने खेत को वर्षों सींचा और उसकी मेहनत को न्याय ने सम्मानित किया। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और झूठा गवाह।
अकबर बीरबल की कहानियां केवल चतुराई और मनोरंजन की मिसाल नहीं हैं, बल्कि वे हमें सत्य, न्याय और विवेक की शिक्षा भी देती हैं। इस कहानी में बीरबल को एक ऐसे मामले को सुलझाना होता है जिसमें न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है और न कोई सच्चा गवाह। फिर भी बीरबल अपने विवेक और सूझबूझ से ऐसा न्याय करते हैं जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती है। प्रथम दृश्य, दरबार में विवाद। एक दिन जब अकबर का दरबार चल रहा था, तभी दो व्यक्ति हाथ में एक थैली लिए दरबार में प्रवेश करते हैं। एक व्यक्ति अधेड़ उम्र का व्यापारी था, नाम था सेठ धर्मदास। दूसरा एक साधारण किसान था, नाम था रामू। सेठ धर्मदास ने सबसे पहले कहा, जहां पनाह, इस रामू ने मेरी थैली चुरा ली है जिसमें 100 अशर्फियां थीं। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। रामू तुरंत बोल उठा, नहीं महाराज, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन चोर नहीं। मुझे यह थैली सड़क किनारे मिली थी। मैं इसे चौकी पर जमा कराने जा रहा था। तभी सेठ जी आकर मुझे चोर कहने लगे। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने दोनों की बात सुनी। कोई गवाह नहीं था। सेठ कह रहा था, थैली मेरी है। रामू कह रहा था, मैंने पाई है। अकबर बोले, इस मामले में निर्णय करना कठिन है। हमें बीरबल की जरूरत है। द्वितीय दृश्य, बीरबल की उपस्थिति। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने पूरा मामला सुना और दोनों पक्षों को ध्यान से देखा। फिर बीरबल ने थैली मंगवाई। थैली चमड़े की थी, हल्की सी फटी हुई। उन्होंने उसमें से अशर्फियां निकाली। कुल 100 अशर्फियां थीं, सभी चमचमाती हुई। बीरबल ने सेठ से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इन अशर्फियों पर कोई खास निशान है या नहीं? सेठ बोला, हाँ बीरबल जी, उन अशर्फियों पर मेरी दुकान का चिन्ह खुदा है, एक छोटी ध अक्षर की छाप। बीरबल ने हर अशर्फी को गौर से देखा, लेकिन उन पर कोई चिन्ह नहीं था। बीरबल बोले, सेठ जी, आपने कहा था कि इन अशर्फियों पर आपकी दुकान का चिन्ह है, जबकि ऐसा कोई चिन्ह इनमें नहीं है। सेठ थोड़ा घबरा गया। वह बोला, शायद शायद वह दूसरी थैली थी। बीरबल बोले, तो क्या आप यह भी नहीं जानते कि आपकी थैली कैसी थी? रामू चुपचाप खड़ा था। बीरबल ने कहा, ठीक है, इस विवाद का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों पक्ष कल फिर दरबार में आए। तब तक यह थैली शाही खजाने में सुरक्षित रहेगी। तृतीय दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने उस रात एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के एक सिपाही को बुलाया और कहा, आज रात रामू और सेठ धर्मदास के घर के पास सादा कपड़ों में पहरा दो। देखो क्या कोई संदिग्ध हरकत होती है। सिपाही ने वैसा ही किया। रात को उसने देखा कि सेठ धर्मदास कुछ अजनबी लोगों से मिल रहा था और चुपचाप कुछ कागज और थैली जैसी वस्तुएं उन्हें दे रहा था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उन लोगों को भी बुलवा लिया। चौथा दृश्य, न्याय का तराजू। दूसरे दिन दरबार में भीड़ थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल क्या निर्णय देंगे। बीरबल ने सबसे पहले सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप इस बात की शपथ लेते हैं कि यह थैली आपकी ही है? सेठ बोला, हाँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीरबल बोले, तो यदि यह सिद्ध हो जाए कि आपने झूठ बोला है तो आप सजा के पात्र होंगे? सेठ हिचका पर बोला, हाँ, मुझे स्वीकार है। बीरबल ने सिपाही को इशारा किया। वह 3 व्यक्ति लेकर आया, वही जो रात को सेठ से मिले थे। बीरबल बोले, इन तीनों ने रात को सेठ से एक नकली थैली ली जिस पर ध अक्षर खुदा था।
सेठ चाहता था कि जब मैं थैली की परीक्षा करूं तो वह दूसरी थैली मुझे दे दे। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने फिर कहा, इस सेठ धर्मदास ने झूठ बोला। वह रामू को फंसाकर उसकी ईमानदारी का अपमान करना चाहता था। अकबर क्रोधित हो उठे। इतनी बड़ी साजिश, झूठे प्रमाण और निर्दोष को दोषी ठहराना। बीरबल, क्या सुझाव है तुम्हारा? पंचम दृश्य, न्याय का निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, सेठ धर्मदास को उसकी संपत्ति का 1/4 गरीबों में बांटना चाहिए और उसे सार्वजनिक रूप से रामू से क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही 1 महीने की जेल का दंड भी हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेठ की सजा लागू की जाए। रामू को पुरस्कार स्वरूप 50 अशर्फिया और ईमानदार नागरिक की उपाधि दी गई। रामू फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, महाराज, बीरबल जी जैसे न्यायप्रिय मंत्री के कारण ही आम आदमी को भी यहाँ न्याय मिलता है। षष्ठ दृश्य, बीरबल की बात। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ चाहे कितने भी गवाह खड़ा कर ले, सत्य अंत में अपनी रोशनी बिखेरता है। न्याय की डोरी सूझबूझ और विवेक से ही मजबूत रहती है, कागजों से नहीं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा होता। उपसंहार, सीख और संदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. झूठ की उम्र छोटी होती है। सेठ धर्मदास ने गवाह खड़े किए, पर बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सारा भेद खोल दिया। 2. ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। रामू जैसा गरीब व्यक्ति यदि सच्चा हो तो बादशाह भी उसका सिर झुकाकर सम्मान करते हैं। 3. न्याय केवल दस्तावेजों पर नहीं, विवेक और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। 4. बीरबल की सूझबूझ हर बार सत्य और न्याय का मार्ग दिखाती है। अकबर बीरबल की कहानी, चोर कौन? अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें छिपी नैतिक शिक्षाएं भी जीवन को दिशा देती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और तीव्र न्याय बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जब भी कोई उलझा हुआ मामला दरबार में आता, बीरबल अपनी चतुराई से उसे सुलझा देते। आज की कहानी चोर कौन एक ऐसी ही रहस्यमय चोरी की घटना पर आधारित है, जिसमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं, पर बीरबल ने ऐसी चाल चली कि असली चोर खुद सामने आ गया। प्रथम दृश्य, चोरी की खबर। सूरज की पहली किरण के साथ ही अकबर का राजदरबार सज चुका था। दरबारी अपने स्थान पर थे। सेनापति ने शाही सेना की जानकारी दी ही थी कि तभी एक उच्च पदस्थ दरबारी सेठ हरिकृष्ण हांफता हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, मेरे घर रात को चोरी हो गई, उसने कहा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या चोरी हुआ सेठ जी? हुजूर, मेरी तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा मुझे महाराज विक्रमसेन ने भेंट में दिया था। उसकी कीमत लाखों में है। अकबर ने गंभीर होते हुए पूछा, क्या किसी को उस हीरे की जानकारी थी? नहीं हुजूर, केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे 3 नौकर रमू, कालू और श्यामू ही तिजोरी के बारे में जानते थे। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया कि सेठ के घर जाकर पूरी जांच करें। कुछ ही समय में सिपाही वापस आए और बताया, महाराज, तिजोरी का ताला टूटा हुआ नहीं है और घर में कोई जबरन घुसने का निशान नहीं है। लगता है चोरी घर के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है। अब मामला पेचीदा हो चुका था। अकबर बोले, यह मामला बीरबल को सौंपा जाए, वही सच्चाई जान सकते हैं। द्वितीय दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में बुलाए गए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुना और कहा,
जहां पनाह, इस मामले में संदेह के घेरे में केवल 3 नौकर हैं। मुझे उनसे अकेले में बात करनी होगी। तीनों नौकरों को अलग अलग बुलाया गया। बीरबल ने सबसे पहले रमू से पूछा, क्या तुमने हीरा देखा है? रमू ने कहा, नहीं सरकार, मैंने तो कभी तिजोरी खोली ही नहीं। फिर कालू और श्यामू से भी यही सवाल पूछा गया। तीनों का जवाब एक जैसा था, हम निर्दोष हैं। बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अकबर से एक दिन का समय मांगा और कहा, जहां पनाह, मैं कल असली चोर को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। तृतीय दृश्य, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में तीनों नौकरों को फिर बुलवाया। उन्होंने सबके सामने एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें 3 समान लकड़ी की छड़ियां थीं। इन छड़ियों को ध्यान से देखो, बीरबल बोले। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम तीनों अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल सुबह उसे लेकर आओ। तीनों नौकरों ने छड़ियां लीं और चले गए। अगले दिन सुबह तीनों फिर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सबसे पहले छड़ियां इकट्ठा की और उन्हें ध्यान से देखा। फिर मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, चोर पकड़ा जा चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्यामू ही चोर है, बीरबल ने कहा। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, परंतु बीरबल, आपने यह कैसे जाना? बीरबल ने श्यामू की ओर इशारा करते हुए कहा, जादू की कोई छड़ी नहीं होती जहांपना। मैंने बस इतना किया कि तीनों को बताया कि छड़ी चोर की होगी जो 1 इंच बढ़ेगी। असली चोर डर के कारण रात को छड़ी को थोड़ा काट देगा ताकि सुबह लंबी न हो जाए। श्यामू की छड़ी बाकी दोनों से 1 इंच छोटी है। इसका अर्थ स्पष्ट है, वही चोर है। श्यामू कांपने लगा और घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे धन का लालच था। मैंने हीरा चुराकर पास के जंगल में छिपा दिया है। मैं वापस लौटा कर देने ही वाला था। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने अपने मालिक का विश्वास तोड़ा और झूठ बोला। ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य मिलेगा। चतुर्थ दृश्य, न्याय और इनाम। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि हीरा वापस मंगवाया जाए और श्यामू को कारावास की सजा दी जाए। बीरबल ने सेठ हरिकृष्ण से कहा, आपको अपने नौकरों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ साथ सतर्कता भी आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें एक सोने की माला भेंट की और कहा, तुम्हारी यह योजना बहुत सरल लेकिन प्रभावी थी। तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के सच्चाई सामने ला दी। पंचम दृश्य, दरबार की सीख। अगले दिन जब दरबार फिर सजा तो एक मंत्री ने पूछा, बीरबल जी, आप कैसे सोच लेते हैं कि कोई चोर डर के कारण अपनी ही छड़ी काट देगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, चोर सबसे पहले अपने मन से डरता है। उसके अंदर का अपराध बोध उसे रात भर सोने नहीं देता। वह हर समय पकड़े जाने के भय में रहता है। इसलिए वह कोई न कोई गलती कर ही बैठता है। बस उस डर को पहचानो और देखो कि वह क्या कर रहा है। अकबर बोले, सच ही कहा है, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, डर उसके पांव जमीन से हटा देता है। उपसंहार, क्या सिखाती है ये कहानी? इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1, अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है। श्यामू ने केवल अपने डर के कारण गलती की और पकड़ा गया। 2, समस्या चाहे जितनी भी कठिन हो, समाधान बुद्धि और धैर्य से निकलता है।
बीरबल ने बिना जोर जबरदस्ती के सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तरकीब से चोर का पता लगा लिया। 3 ईमानदारी और सत्य की जीत हमेशा होती है। सच्चे नौकरों की इज्जत बरकरार रही और दोषी को सजा मिली। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और खोया हुआ मुकदमा। बादशाह अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के मन को मोहती आ रही हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और व्यंग्य बुद्धि से भरी ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहन शिक्षा भी देती हैं। यह कहानी बीरबल और खोया हुआ मुकदमा भी एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है, जहां बीरबल अपनी सूझबूझ से एक अत्यंत जटिल मामले को न केवल सुलझाते हैं बल्कि न्याय का एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। प्रथम दृश्य, दरबार में 2 फरियादी। एक दिन जब अकबर का दरबार पूरी गरिमा से सजा हुआ था, तभी 2 व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। दोनों काफी गुस्से में थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक का नाम था गोविंददास, जो एक अमीर व्यापारी था, और दूसरा था सोमनाथ, जो एक साधारण किसान था। गोविंददास अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, यह सोमनाथ मेरा कर्जदार है। मैंने इसे 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। मैंने इसका पूरा हिसाब एक दस्तावेज पर लिखा था, जिसमें इसकी अंगुली का निशान भी है। लेकिन अब यह कहता है कि उसने कोई कर्ज नहीं लिया। यह मुझे धोखा दे रहा है। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं किसान हूं। मैंने इनसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। इनका जो कागज है वह झूठा है। मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो दस्तावेज पढ़ना भी नहीं आता। अकबर सोच में पड़ गए। 2 विपरीत पक्ष। एक के पास दस्तावेज था, दूसरा कह रहा था कि वह फर्जी है। कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मुकदमा अब तुम्हारे सुपुर्द है। न्याय का फैसला तुम ही करोगे। द्वितीय दृश्य, बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने व्यापारी से वह दस्तावेज मंगवाया। वह एक साफ कागज था, जिस पर सुंदर लिखावट में एक समझौते जैसा कुछ लिखा था। मैं सोमनाथ, गोविंददास से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ले रहा हूं। इसे 1 महीने के भीतर लौटा दूंगा। नीचे एक अंगूठे का निशान भी लगा था। बीरबल ने पूछा, सोमनाथ, क्या तुम अंगूठा लगाना जानते हो? सोमनाथ बोला, हाँ हुजूर, लेकिन यह अंगूठा मेरा नहीं लगता। मुझे नहीं पता यह कब और कैसे लिया गया। शायद किसी और काम के लिए लिया गया हो। बीरबल बोले, ठीक है। अब मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल फैसला दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। तृतीय दृश्य, बीरबल की रणनीति। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से देखा। कागज की गुणवत्ता, लिखावट की स्याही, अंगूठे का स्थान, सब कुछ सामान्य लग रहा था। परंतु बीरबल जानते थे कि सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने अपनी योजना बनाई। रात को उन्होंने एक राजकर्मचारी को बुलाया और कहा, सोमनाथ के गांव जाकर उसके व्यवहार, जीवन शैली और गोविंददास के साथ संबंधों की जानकारी लाओ। और हाँ, यह भी पता करो कि हाल में कोई ऐसा काम हुआ है जहां सोमनाथ ने अंगूठा लगाया है। दूसरी ओर बीरबल ने एक दूसरे गुप्तचर को व्यापारी गोविंददास के पीछे लगाया, उसका व्यवहार, आमदनी और किसी दस्तावेज लेखक से हाल में संपर्क की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। चतुर्थ दृश्य, रहस्य का खुलासा। अगले दिन गुप्तचर लौटे। उन्होंने बीरबल को जो बताया वह चौंकाने वाला था। गुप्तचर एक सोमनाथ के गांव से। सोमनाथ बहुत ईमानदार किसान है।
उसने पिछले महीने पंचायत में एक भूमि विवाद के मामले में अंगूठा लगाया था, परंतु उसने कभी गोविंददास से कोई कर्ज नहीं लिया। गांव के लोग इस बात की पुष्टि करते हैं। गुप्तचर 2 गोविंददास पर निगरानी। गोविंददास हाल में एक दस्तावेज लेखक के पास गया था। वह लेखक उसे कागज तैयार करने में मदद कर रहा था। दस्तावेज लेखक गांव से बाहर चला गया है, इसलिए उससे बातचीत नहीं हो पाई। बीरबल को संदेह पक्का हो गया। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई। पंचम दृश्य, बीरबल की परीक्षा। अगले दिन दरबार में दोनों पक्ष फिर उपस्थित हुए। बीरबल ने कहा, हमने दस्तावेज को विशेष रसायन से जांचा है। यह अंगूठा यदि हाल में लगाया गया है तो उसका प्रभाव कागज पर अलग तरह से दिखेगा, परंतु उससे पहले मैं दोनों पक्षों की बुद्धि की परीक्षा लूंगा। सब अचंभित थे। बीरबल ने कहा, गोविंददास और सोमनाथ को अब एक खेल खेलना होगा। दोनों को 5 से 5 दाने चावल दिए जाएंगे। उन्हें 3 दिन तक जेब में रखना होगा। तीसरे दिन हम देखेंगे किसके चावल अंकुरित होते हैं। जिसका अंकुरित हुआ वही सच्चा है। अकबर ने भी पूछा, पर बीरबल, इससे क्या पता चलेगा? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कभी कभी सत्य जानने के लिए मनोवैज्ञानिक हथियार ज्यादा कारगर होते हैं। दोनों पक्षों को चावल दिए गए और भेज दिया गया। षष्ठ दृश्य, सच्चाई सामने। 3 दिन बाद दोनों दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले गोविंददास से चावल मांगे। चावल पूरी तरह सूखे थे। फिर सोमनाथ से मांगे। चावल थोड़े थोड़े अंकुरित हो चुके थे। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, मैंने दोनों को उबले हुए चावल दिए थे। वे कभी अंकुरित हो ही नहीं सकते। परंतु सोमनाथ को पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसने वही चावल लौटाए। लेकिन गोविंददास को डर था कि अगर उसके चावल अंकुरित न हुए तो वह झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए उसने पुराने कच्चे चावल रख दिए। यही उसका अपराध साबित करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तो इसका मतलब गोविंददास ने झूठा दस्तावेज तैयार कराया? बीरबल बोले, हां जहांपनाह। उसने पंचायत के दस्तावेज से सोमनाथ के अंगूठे का निशान चुराया और झूठा कर्जनामा बनाया। यह एक गहरी साजिश थी जिसे विवेक और धैर्य से सुलझाया गया। सप्तम दृश्य, न्याय की स्थापना। अकबर ने गोविंददास को सख्त सजा दी। उस पर जुर्माना लगाया गया और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस्तावेज तैयार करने वाले लेखक पर भी जांच बिठाई गई। सोमनाथ को न्याय दिलाया गया और ईमानदारी के लिए उसे राज्य का आदर्श नागरिक सम्मान दिया गया। उपसंहार, क्या सिखाती है यह कहानी? इस कहानी से कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्चाई को छुपाना आसान नहीं होता। झूठी चालें अंततः स्वयं ही उजागर हो जाती हैं। 2. मनोविज्ञान और व्यवहार की परीक्षा केवल कागज नहीं, व्यक्ति का आचरण भी बहुत कुछ कहता है। 3. बीरबल की न्याय बुद्धि अद्वितीय थी। उन्होंने जिस सहजता से जटिल समस्या को सुलझाया वह अनुकरणीय है। 4. ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं डरता, जैसा कि सोमनाथ ने साबित किया। कहानी का नाम बीरबल और न्याय की थैली। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। इन कहानियों में चतुराई, नैतिकता, व्यंग्य और अद्भुत न्याय बुद्धि का मेल होता है। आज की यह कथा पैसे की थैली नामक एक ऐसे मुकदमे पर आधारित है जिसमें बीरबल अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता से असली मालिक की पहचान करते हैं। प्रथम अंक, गुम हुई थैली।
बादशाह अकबर के राजमहल में सुबह की दरबार चल रही थी। अमीर, मंत्री और आम लोग अपने अपने फरियाद लेकर दरबार में हाजिर थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से आता है। उसके हाथ में एक थैली है। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने महल के पास एक सुनसान रास्ते पर यह थैली पड़ी देखी। इसमें चांदी की अशर्फियां हैं। मैंने सोचा यह किसी गरीब की मेहनत की कमाई भी हो सकती है, इसलिए इसे आपके सामने लाया हूं ताकि असली मालिक को लौटाई जा सके। अकबर ने थैली ली और बीरबल से कहा, देखो बीरबल, ईमानदारी अब भी इस दुनिया में जिंदा है, पर अब हमें इसका असली मालिक भी ढूंढना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, सच और झूठ का पता लगाने के लिए कभी कभी केवल बुद्धि ही काफी होती है। द्वितीय अंक, दो दावेदार। अगले दिन दरबार में एक और व्यक्ति आया। वह चिंतित और दुखी था। महाराज, मेरी एक थैली जिसमें 100 चांदी की अशर्फियां थीं, खो गई है। मैं कल महल के पास से गुजरा था, वहीं गिर गई होगी। कृपया मेरी मदद करें। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें थैली की कोई पहचान याद है? जी हाँ, वह व्यक्ति बोला, थैली भूरे रंग की है, उस पर पीले धागे से किनारा किया गया है। अंदर कपड़े की परत भी है। बीरबल ने दरबार में उपस्थित बुजुर्ग व्यक्ति को बुलवाया। उन्होंने वही थैली दिखाई। क्या यही है? बीरबल ने पूछा। बिल्कुल, वह व्यक्ति खुश होकर बोला, यही मेरी थैली है। कृपा करके मुझे लौटा दीजिए। लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोल पड़ा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। यह मेरी थैली है। मैंने ही इसे ईमानदारी से दरबार में लाकर दिया था। अब यह लालचवश इसे अपना बता रहा है। अब बीरबल के सामने एक बड़ी उलझन थी, एक थैली, दो दावेदार। तृतीय अंक, बीरबल की जांच। बीरबल ने थैली अपने हाथ में ली। वह भूरे रंग की थी, जैसा दावेदार ने बताया था। उस पर पीले रंग की किनारी भी थी और अंदर कपड़े की परत। अब बीरबल ने थैली में रखी चांदी की अशर्फियों की गिनती की। कुल 100 अशर्फियां थीं। बिल्कुल वैसी ही जैसी उस व्यक्ति ने कही थी। बीरबल सोचने लगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। बीरबल ने दोनों से एक एक सवाल पूछा। क्या तुम दोनों बता सकते हो कि इन अशर्फियों पर किस वर्ष की छपाई है? दावेदार बोला, मुझे तो पता नहीं, मैं गिनती करता था, छपाई नहीं देखता। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, मैंने एक एक को ध्यान से देखा था, इन पर पिछले वर्ष का अंक लिखा है। बीरबल ने अशर्फियां निकाली और देखने लगे, सभी पर वर्ष का अंक पिछले वर्ष का ही था। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दोनों से कहा, मैं इस थैली की सुरक्षा के लिए इसे अभी नहीं लौटाऊंगा। आपको कल फिर से बुलाया जाएगा। चतुर्थ अंक, बीरबल का जाल। रात को बीरबल ने थैली को खोलकर उसमें से 5 अशर्फियां निकाल लीं और उनकी जगह साधारण नकली चांदी की अशर्फियां डाल दीं। उन्होंने थैली को फिर से ठीक उसी तरह सिलवा दिया और महल में रखवा दिया। अगले दिन दोनों दावेदार फिर उपस्थित हुए। बीरबल ने कहा, हमने थैली की पूरी जांच की है और अब हम उसका असली मालिक तय करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक आखिरी सवाल पूछेंगे। उन्होंने पहले दावेदार से पूछा, अगर तुम्हारी थैली में से कुछ अशर्फियां नकली निकलें तो क्या कहोगे? वह बोला, असंभव। मेरी सभी अशर्फियां असली थीं। अगर नकली हैं तो किसी ने बदल दी होंगी। अब बीरबल ने बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वह मुस्कराया और बोला, मुझे नहीं पता महाराज। मैंने तो जो पाया वही आपको सौंपा।
यदि उसमें कोई अशर्फी नकली है तो मैं नहीं कह सकता कि वह पहले से थी या बाद में रखी गई। मैं इतना ही जानता हूं कि मैंने उसे उठाकर आपके पास लाया था। बीरबल ने फैसला सुना दिया। असली मालिक यही बुजुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि जिसे अशर्फियों का वास्तविक स्वामित्व होता है वह अपने धन के हर पहलू को जानता है, यहाँ तक कि यह भी कि उसमें कोई भी नकली चीज नहीं है। लेकिन जिसने केवल थैली देखी हो वह अनुमान ही लगा सकता है। पंचम अंक, सच्चाई उजागर। यह सुनकर असली दावेदार हतप्रभ रह गया। उसने कबूल कर लिया। हुजूर, सच यह है कि मैंने थैली नहीं खोई थी। मुझे यह खबर मिली थी कि किसी को थैली मिली है और वह दरबार में लाई गई है। मुझे लालच आ गया। मैंने सोचा कोई पहचान तो है नहीं, थैली मेरी बताकर ले जाऊंगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, झूठ बोलना आसान है पर सच को पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए। अकबर ने उस व्यक्ति को दंडित किया। उसे 1 माह की कैद और 10 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना देना पड़ा। बुजुर्ग को पुरस्कार स्वरूप 10 स्वर्ण मुद्राएं और 1 प्रशस्ति पत्र दिया गया। उपसंहार, शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। 2, झूठ बोलने वाले की पहचान जरूर होती है, चाहे कितनी चालाकी से क्यों न बोले। 3, बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रणाली व्यवहारिक है, जो केवल साक्ष्यों पर नहीं बल्कि व्यक्ति के आचरण पर भी आधारित होती है। कहानी का नाम, बीरबल की अनोखी परीक्षा। प्रथम अंक, एक विचार। एक दिन अकबर बहुत सोच में पड़े थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे यह जानना है कि कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए अच्छा व्यवहार करता है या सच में उसका स्वभाव अच्छा होता है। क्या लोग अच्छाई दिखाते हैं या वास्तव में अच्छे होते हैं? बीरबल मुस्कराए, यह तो गूढ़ प्रश्न है जहांपनाह। इसका उत्तर आपको एक परीक्षा से ही मिल सकता है। अकबर बोले, तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर दो, पर अपने काम से, अपने बुद्धि से। मैं चाहता हूं कि तुम दरबारियों में से यह सिद्ध करो कि कौन स्वभाव से अच्छा है और कौन केवल दिखावे का नेकदिल। द्वितीय अंक, बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन दरबार में आकर एक घोषणा की। महाराज की आज्ञा से मैं कल सुबह नगर के मुख्य चौराहे पर एक गरीब भिखारी बनकर बैठूंगा। जो भी मेरे प्रति सहानुभूति दिखाएगा उसकी पहचान की जाएगी। यह एक गुप्त परीक्षा है। कोई नहीं जानेगा कि मैं बीरबल हूं। अगले दिन सुबह बीरबल ने खुद को गरीब, मैले कुचैले कपड़ों में ढाल लिया, चेहरा झुर्रीदार और चाल धीमी कर दी। वे शहर के मुख्य मार्ग पर जा बैठे, जहां दरबारी अक्सर आते जाते थे। तृतीय अंक, दरबारियों की असलियत। पहला दरबारी मीर मुश्ताक, जो दरबार में बड़ी नैतिक बातें करता था, बीरबल के पास से गुजरा। बीरबल ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, कुछ खाने को दे दीजिए। मीर मुश्ताक ने घृणा से उसे देखा और बोला, काम करने में शर्म आती है। ऐसे आलसी लोग ही देश का बोझ हैं। और वह आगे बढ़ गया। दूसरा दरबारी शेख अली, जो हमेशा धार्मिक उपदेश देता था, रुका। उसने बीरबल के कपड़े और चेहरा देखा, कुछ सिक्के निकाले और धीरे से उनके आगे फेंकते हुए कहा, खुश रहो बाबा। पर उसने बीरबल को आंखों में नहीं देखा, जैसे दया दिखाना भी एक मजबूरी हो। तीसरा दरबारी हकीम जान, जो दरबार में चिकित्सा सलाह देता था, रुका और बोला, तुम्हें देखकर तो लगता है कि बीमारी से ग्रस्त हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं इलाज करूंगा। बीरबल चौंक गए, यह तो सच्ची सहानुभूति थी।
चौथा दरबारी राजकवि गुलाम अली ने बीरबल को देखकर मुंह फेर लिया और कहा, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये चोर हो सकते हैं, और अपने कपड़े समेटते हुए निकल गए। पांचवा व्यक्ति कोई दरबारी नहीं था, बस एक सामान्य महिला थी जो मंदिर से लौट रही थी। उसने बीरबल को देखा, उनकी आंखों में देखा और एक रोटी का टुकड़ा और पानी की मटकी उनके पास रख दी। फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। बीरबल की आंखें नम हो गईं। चतुर्थ अंक, सच्चाई उजागर। अगले दिन दरबार में बीरबल पूरी वेशभूषा में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने पाया कि दरबार में बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं। उनकी दया सथी है। जो असली सहानुभूति रखते हैं वे बिना नाम बिना उद्देश्य मदद करते हैं। फिर बीरबल ने हकीम जान और उस महिला का नाम लिया। इन दोनों ने बिना मेरे नाम, चेहरे या हैसियत को जाने मुझे इंसान समझकर मदद की। अकबर मुस्कुराए, तो तुम कहना चाहते हो कि अच्छाई केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से जानी जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही कहा महाराज। एक भूखे को उपदेश नहीं, रोटी चाहिए। जो बिना दिखावे के मदद करे वही सच्चा नेकदिल होता है। पंचम अंक, न्याय का पलड़ा। अकबर ने उन दरबारियों को दरबार में बुलवाया जिनका नाम बीरबल ने लिया था। उन्होंने मीर मुश्ताक और शेख अली की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मुखौटा अब उतारा जा चुका है। हम जानते हैं कि तुम केवल शब्दों में सज्जनता दिखाते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे मन में दया नहीं। फिर उन्होंने हकीम जान को सम्मानित किया और नगर की उस महिला को महल में बुलवाया। उसे सम्मान पत्र, चांदी की मुद्राएं और जीवन भर के लिए अन्न की व्यवस्था का वचन दिया गया। उपसंहार, शिक्षा। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की ही नहीं, बल्कि सच्ची मानवता की परीक्षा की भी कहानी है। इससे हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. सच्ची अच्छाई बिना स्वार्थ के होती है। 2. मानवता दिखाने के लिए पद, प्रतिष्ठा या धन की जरूरत नहीं, सिर्फ संवेदनशील हृदय चाहिए। 3. बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल तर्क तक सीमित नहीं थी, उसमें संवेदना भी शामिल थी। 4. जो दूसरों के दुख को महसूस करता है वही सच्चा इंसान होता है। प्रथम अंक, एक विवादित मामला। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान घबराया हुआ पहुंचा। उसके साथ एक अमीर व्यापारी भी था। किसान ने अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरी फरियाद सुनी जाए। इस व्यापारी ने मुझसे मेरी जमीन का एक टुकड़ा जबरदस्ती हड़प लिया है। व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, यह झूठ बोल रहा है बादशाह सलामत। यह जमीन मैंने इसके पिता से वर्षों पहले खरीदी थी। मेरे पास दस्तावेज भी हैं। अकबर ने दस्तावेज मंगवाए। दस्तावेज असली लग रहे थे, लेकिन किसान रोता रहा, महाराज मेरे पिता अनपढ़ थे, उन्हें दस्तावेजों की समझ नहीं थी। यह व्यापारी चालाकी से कागजों में धोखा दे गया। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। दस्तावेज के आधार पर व्यापारी की बात सही लग रही थी, लेकिन किसान की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे सुपुर्द है। सच्चाई का पता लगाओ और न्याय करो। द्वितीय अंक, बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा। फिर किसान से पूछा, क्या उस जमीन पर कोई विशेष चिन्ह या बात थी जो तुम्हें याद हो? किसान बोला, हाँ हुजूर, वहां एक आम का पेड़ था जिसे मेरे पिता ने लगाया था, और एक पुराना कुआं भी था। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम उस जमीन का निरीक्षण करेंगे।
बीरबल अगले दिन कुछ सिपाहियों और दोनों पक्षों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। जमीन पर अब व्यापारी का गोदाम बना हुआ था। आम का पेड़ नहीं था, लेकिन कुएं के अवशेष दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने गोदाम के मालिक यानी व्यापारी से पूछा, यह पेड़ कहाँ गया? व्यापारी बोला, वो तो मैंने कटवा दिया था, वहां गोदाम बनाना था। बीरबल ने पूछा, कुएं का क्या किया? उसे भी ढंकवा दिया, अब वहां पानी नहीं आता। बीरबल ने एक विचार किया और वहां की मिट्टी की खुदाई करने को कहा। तृतीय अंक, साक्ष्य की खोज। मजदूरों ने कुएं की खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई में एक छोटा तांबे का डिब्बा मिला। बीरबल ने उसे निकाला और खोलकर देखा। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, यह जमीन मेरे बेटे की है, मैंने किसी को नहीं बेची। यदि मैं मर जाऊं और कोई इसे बेचने का दावा करे तो समझ लेना कि वह झूठा है। हरिराम, किसान का पिता। सभी चकित रह गए। बीरबल बोले, यह दस्तावेज किसी कोर्ट का नहीं, परंतु यह प्रमाण है कि किसान का पिता अपनी जमीन को लेकर स्पष्ट मत रखता था। व्यापारी सकपकाया, यह दस्तावेज तो किसी ने अब हाल ही में डाल दिया होगा। बीरबल मुस्कराए, सही कहा, परंतु इस डिब्बे पर तांबा जंग खाया हुआ है और मिट्टी की परतों से स्पष्ट है कि यह वर्षों से नीचे दबा था। अगर यह हाल ही में रखा गया होता तो मिट्टी अलग दिखती। बीरबल ने एक गवाह भी बुलवाया, गांव का बुजुर्ग जो किसान के पिता को जानता था। बुजुर्ग ने गवाही दी। हरिराम ने कभी जमीन बेची नहीं थी। वह अक्सर कहता था कि यह जमीन मेरे बेटे की है, मेरी विरासत। अब मामला पूरी तरह किसान के पक्ष में चला गया। चतुर्थ अंक, न्याय का पलड़ा। बीरबल ने अकबर के दरबार में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने साक्ष्य, गवाह और जमीन पर हुई खुदाई का पूरा विवरण दिया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या अब भी तुम दावा करते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? व्यापारी चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, माफ करें जहांपनाह, मुझसे गलती हुई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सत्य को उजागर किया है, जहां सारे दस्तावेज झूठ बोलते थे। किसान की जमीन उसे लौटा दी गई और व्यापारी को जुर्माना भरने का आदेश मिला ताकि वह दूसरों को धोखा न दे। पंचम अंक, सीख। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया कि जमीन की खुदाई से सच्चाई सामने आएगी? बीरबल ने कहा, महाराज, जब दस्तावेजों पर भरोसा नहीं हो सकता तो धरती खुद गवाही देती है। जमीन केवल संसाधन नहीं, इतिहास की रक्षक होती है। और किसान का भरोसा उसकी आंखों में दिख रहा था। कभी कभी न्याय के लिए हमें भावनाओं और अनुभवों को भी तराजू में तौलना पड़ता है। उपसंहार, नैतिकता की बात। यह कहानी सिखाती है, कागजी दस्तावेज हमेशा सच्चाई नहीं बताते। धोखेबाज कितने भी चतुर क्यों न हो, न्याय और सत्य के आगे टिक नहीं सकते। बीरबल की न्यायप्रियता और सोच हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों की नहीं, निर्णयों की होती है।